नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी जल्दी से इस लाइव सेशन में कनेक्ट हो जाइए और आप सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सभी विद्यार्थी जल्दी से बता दीजिए ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ जी, चलो जल्दी से जुड़ जाइए। और जो आप सभी विद्यार्थी और हम ये निमी ऑब्जेक्टिव की सीरीज कर रहे थे, इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। यानी कि सेकेंड सेमेस्टर का लास्ट चैप्टर जो है उसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। आज हम उस चैप्टर को करेंगे। क्लियर है? क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहा है? चलो सब ओके है, ठीक है। चलो अब हम सवालों को वन बाय वन सभी सवालों को हल करते हैं और सभी सवालों को ध्यान से देखना है, ध्यान से सवालों को समझना। क्लियर है ना भाई? चलो सब कुछ क्लियर है। चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। ओके जी, 218 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल है, उच्च आवर्ती अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है? हाई फ्रिक्वेंसी के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है बताइए भाई। हाई फ्रिक्वेंसी के लिए किस प्रकार का किया जाता है? रिंग कोर, फेराइट कोर, सिलिकॉन स्टील कोर या ग्रेन ओरिएंटेड कोर ट्रांसफॉर्मर। देखो, यदि हमें पूछा जाता है सर्वाधिक उपयोग, जैसे मान लो सबसे बेस्ट कौन सा है, तो सबसे बेस्ट हम कहते हैं, सबसे बेस्ट कौन सी कोर है, तो सबसे बेस्ट कोर है CRGO। इसको सीधा तरीके से लिखा जाता है CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ग्रेन ओरिएंटेड कोर ट्रांसफॉर्मर नहीं, ये लिखा जाता है CRGO। पहला मामला ये ध्यान रखना। सिलिकॉन स्टील कोर का हम सर्वाधिक उपयोग करते हैं, जिसमें सिलिकॉन की मात्रा कितनी मिलाते हैं? 3.8% से 4.6%। 3.8% से 4.6%। इससे हमारे पास हिस्टैरिसीस हानि नहीं होती है। और हम ज्यादातर कौन से कोर काम लेते हैं? इस्पात की, तो इस्पात के स्टील कोर, सिलिकॉन की मात्रा मिलाने से हिस्टैरिसीस हानि कम होती है। सवाल हमें उच्च आवर्ती के लिए दिया है। उच्च आवर्ती के लिए जो सबसे ज्यादा काम लिया जाता है वो है फेराइट ट्रांसफॉर्मर। कौन सा ट्रांसफॉर्मर काम लेते हैं? फेराइट। सबका बी ऑप्शन आ रहा है, बहुत ही बढ़िया भाई। के ने बीच में सी दे रहा है, सी मत दो, ध्यान से देखो सवाल। हाँ जी, भर सकते हैं फॉर्म, MP वाले भर सकते हैं जी। चलो ओके, सब क्लियर। अब अगला सवाल है, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करना। क्लियर है ना? अगला सवाल है, आप जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करना। ये आपके सामने सवाल है। अब ये सवाल आपको क्या कह रहा है कि एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 है, के बीच क्या संबंध है? इनके बीच आपको संबंध बताना है। क्लियर है? प्राथमिक और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच आपको संबंध बताना है। आप जानते हैं कि ये हमारे पास प्राथमिक वोल्टेज, और ये सेकेंडरी है। प्राथमिक जो होती है उससे क्या जुड़ा रहता है? स्रोत। और जो सेकेंडरी होती है उससे क्या जुड़ा रहता है? लोड। अब ये सवाल वाला क्या पूछना चाह रहा है आपको कम ही पता चला होगा, क्योंकि आप जानते हैं ट्रांसफॉर्मर दो कार्य करता है। एक है स्टेप अप और दूसरा है स्टेप डाउन। अब ये न तो स्टेप अप का बोल रहा है और न स्टेप डाउन का बोल रहा है। ये ध्यान से देखो भाई, प्राथमिक वोल्टेज कह रहा है E1, माध्यमिक वोल्टेज E2 के बीच संबंध क्या है? ट्रांसफॉर्मर कौन सा? आदर्श। यदि मान लो स्टेप अप करते हैं तो इसमें वोल्टेज बढ़ता है, धारा घटती है।
इसमें वोल्टेज घटता है, धारा बढ़ती है, ये सब कुछ हम जानते हैं। लेकिन अब ये जो कह रहा है आदर्श ट्रांसफॉर्मर, आदर्श ट्रांसफॉर्मर की वैसे तो कंडीशन होती क्या है कि पावर समान होना चाहिए, कि आपके P1 और P2 प्राइमरी का और सेकेंडरी का दोनों का पावर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहां पर दोनों का पावर बराबर होना चाहिए, वही कंडीशन है। तो इसका मतलब आदर्श में ये जो दिए गए ऑप्शन इसके मुताबिक क्या है, जितना विद्युत वाहक बल उतना है हुआ है, जितना अप्लाई किया गया उतना ही उत्पन्न होना चाहिए, E1 V1 बराबर, और जितना दूसरे में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उतनी ही सप्लाई प्रदान की जानी चाहिए। तो E2 V2, तो ये E1 V1 और E2 V2 बराबर होना चाहिए। तो इस दिए गए कंडीशन के मुताबिक आंसर कौन सा करोगे, ए। यदि मान लो कि स्टेप दोनों में कुछ नहीं हो तो वो आइसोलेटर कहलाता है, सब बराबर होता है, आइसोलेटर कहलाता है। लेकिन आदर्श ट्रांसफार्मर की कंडीशन ये होती है कि हमारे पास पावर बराबर होना चाहिए, जितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उतना ही प्रदान किया जाना चाहिए, E1 V1 के बराबर ही होना चाहिए। E1 यानी कि स्रोत विद्युत वाहक बल कहलाता है, V1 है जो सप्लाई दिए जाने वाला विद्युत वाहक बल हो गया। ये है, क्लियर है? चलो ओके, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला है 220 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखना भाई। सवाल है ट्रांसफॉर्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है। बड़ा सिंपल सवाल है, एनवीएसटी सीरीज मिल जाएगी पूजा मोदी, हम अवेलेबल करवा देंगे, जल्दी से कोर्स है उसमें अवेलेबल करा देंगे, ठीक है, चिंता मत करो। हाँ जी, बताइए ट्रांसफॉर्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है, जल्दी से बताओ। सबके डी आ रहा है, सबके डी 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 डी। नमी के प्रवेश को रोकता है, नमी के जो प्रवेश को रोकता है वो सिलिका जेल नहीं कह देते। वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित करता है, ये तो उसकी बॉडी वगैरह उसका भाग रहेगा। आंतरिक दबाव छोड़ने अनुमति, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देना, बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मर आपके लगा हुआ है, अब ट्रांसफॉर्मर में क्या भरा गया, आपके तेल भरा गया। अब यदि लोड ज्यादा है तो ट्रांसफॉर्मर कार्य ज्यादा कर रहा है, ज्यादा करने के कारण इसकी वाइंडिंग है वो गर्म हो रही है, और वाइंडिंग जो गर्म हो रही है जिसके कारण इसमें जो यहाँ पर तेल का आयतन बढ़ रहा है, तो तेल का आयतन ज्यादा बढ़ेगा तो उसको कहाँ शिफ्ट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, कंजर्वेटर प्रयोग करते हैं। जैसे तेल का आयतन बढ़ जाएगा तो तेल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर, और जैसे ही हमारे पास ये ठंडा पड़ जाएगा तो तेल वापस कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। ये कहलाता है कंजर्वेटर का कार्य। तो कंजर्वेटर को ध्यान से रखना, ये कभी भी पूरा भरा हुआ नहीं होता, आधा भरा हुआ रहता है। इसका कार्य लोड भिन्नता का कारण तेल स्तर के, जो तेल के विस्तार को अनुमति प्रदान करना ही इसका मुख्य कार्य है। क्लियर ना भाई? चलो सर जी, मैंने बुक ऑर्डर की थी लेकिन गलती से 2 ब्रह्मास्त्र बुक ऑर्डर हो गई है, मतलब मुझे 1 बुक ब्रह्मास्त्र 1 रामायण चाहिए। बोले ये टीम को बता दी गई है, तो बता दी गई तो बढ़िया भाई, फिर उन्होंने वो कर देंगे ना, टीम को बता देना तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उनको यदि आज आपने किया तो आज उनको बता दो, और उनको ये भी मैसेज छोड़ देना कि पब्लिकेशन टीम को बता दें, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट सवाल है, अगला 221 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा 221 नंबर क्वेश्चन को। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफॉर्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है, बताइए भाई। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा ट्रांसफॉर्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है।
हम जानते हैं कि हमारे पास जो हानियां ज्ञात करते हैं वो दो होती है। एक होती है लोहा हानि, लोहा हानि ज्ञात करना, और दूसरा होता है ताम्र हानि। एक तो लोहा हानि ज्ञात करते हैं, एक ताम्र हानि ज्ञात करते हैं। जब लोहा हानि ज्ञात करते हैं तो ये नो लोड परीक्षण होता है। ये कौन सा परीक्षण है? नो लोड परीक्षण। लोड नहीं लगा हुआ है, लोड नहीं लगा हुआ तो ये ओपन सर्किट टेस्ट होगा ना भाई, खुला परिपथ परीक्षण हो गया। लोड नहीं है तो क्या होगा? खुला परिपथ परीक्षण। और इन्होंने पूछा शॉर्ट सर्किट। ताम्र हानि हमारे पास क्या होती है? लघु परिपथ परीक्षण, शॉर्ट सर्किट परीक्षण, लघु परिपथ परीक्षण। तो ये ताम्र हानि है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? ए आंसर। आप कहेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर में किस हानि का निर्धारण किया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? कॉपर लॉस यानी कि ताम्र हानि का निर्धारण किया जाता है। किसका किया जा रहा है? ताम्र हानि का निर्धारण किया जा रहा है। क्लियर है? चलो ओके, अगला सवाल नेक्स्ट है 222 नंबर क्वेश्चन। बड़े ध्यान से देखना भाई, 222 नंबर क्वेश्चन है और आपको ये पूछा गया ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियमन की गणना करें। यदि शून्य भार वोल्टेज 240 है, पूर्ण भार 220 है, तो आपको वोल्टेज रेगुलेशन बताना प्रतिशत। जल्दी से बताइए भाई, रेटेड करंट पर। अच्छी, ठीक है, मतलब बहुत आगे तक पॉइंट क्लियर रखते हैं सब। उम्र में फायदा मिल रहा था भाई शिवपाल वर्मा। यदि आप JDVNL का एक्सपीरियंस लगाते हो, उम्र में फायदा मिल रहा है, एज में लेना है तो लगा देना। चलो क्लियर करो इसको फटाफट से, जल्दी से। 9.0। अच्छा, बड़ा फास्ट चल रहे हो। वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन आप जानते हैं क्या होता है? नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इंटू 100, यही होता है वोल्टेज रेगुलेशन। नो लोड वोल्टेज का मान कितना है? 240। शून्य भार का मतलब नो लोड है। पूर्ण भार कितना हो जाएगा भाई? 220 बट्टा कितना है? 220 इंटू क्या आएगा? 100। ठीक है, अब देखो प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन, ये आएगा 20 बट्टा 220 इंटू 100। देखो कि ये 0 से 0, 2 से काटोगे तो कितना आएगा भाई? 11। तो 100 बट्टा 11% भाग दे दो। भाग दिया तो आपके गया, भाग गया 1199, तो फिर गया नहीं, एक में 10 में गया नहीं, 100 में जाएगा तो 1199, 9.09%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं भाई सबके? सब देख लो, सबके डी ऑप्शन ही आ रहा है कि और कुछ ऊपर नीचे आ रहा है? सबका आ रहा है डी। चलो बहुत ही बढ़िया, शानदार है। अगला करें सवाल नेक्स्ट, ध्यान से देखना। अब देखो अगला चैप्टर देखते हैं ध्यान से, मतलब टॉप सवाल। ट्रांसफॉर्मर टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ये वो कहते हैं कि भाई आप ट्रांसफॉर्मर लेमिनेटेड कोर काम लेते हैं। आप क्या कहते हो कि जो हमारे पास लेमिनेटेड पत्तियों को वार्निश कर, मतलब लेमिनेटेड पत्तियां काम लेते हैं, लेमिनेटेड पत्तियां। तो इसका उद्देश्य क्या है? कॉपर हानि घटती है, हिस्टेरेसिस हानि घटती है, जो हमारे पास मैकेनिकल लॉस घटता है या एडी करंट घटता है। तो देखो यदि हम उसके ऊपर लेमिनेशन या वार्निश करते हैं तो वार्निश के कारण जो हानि कम होती है उसे कहते हैं भंवर धारा हानि। इसके कारण कौन सी कम होती है? भंवर धारा हानि।
अब जो वार्निश वगैरह करते हैं तो उसकी मोटाई क्या होती है, 0.35 mm से 0.5 mm। ये पूछी जाती है, बड़े गौर करने वाली चीज है, ध्यान रखना। 0.35 mm से क्या होती है, 0.5 mm। तो भंवर द्वारा हानि को घटाने के लिए इसको प्रयोग करते हैं। यदि हमें हिस्ट्री हानि घटानी है तो हम क्या करते हैं, सिलिकॉन मिक्स करते हैं। सिलिकॉन मिक्स करने से कौन सी हानि घटेगी, हिस्टेरिसिस। और मैकेनिकल लॉस ये तो कोई घटाना मतलब नहीं, ये घूर्णन नहीं करती है, स्थैतिक युक्ति है। और स्थैतिक युक्ति में हमारे पास इस प्रकार का लॉस नहीं होता। ताम्र लॉस है जो हमारे पास भार पर निर्भर करेगा, लोड पर, भार पर निर्भर करेगा। लोड बढ़ाओगे तो कॉपर हानि बढ़ेगी, लोड घटाओगे तो कॉपर हानि घटेगी। चलो प्लम्बर के कैसे क्वेश्चन आएंगे, हाँ जी इसका बारे में बता देंगे। ठीक है जी, ठीक ठीक। संकल्प बैच का टाइम, संकल्प का क्या हो गया, अब ऑफलाइन का 9 बजे से हो गया मॉर्निंग में, क्योंकि ऑफलाइन के सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर सुबह का करो, सुबह का करो, तो 9 बजे का हो गया। ठीक है भाई। चलो अगला आपके सामने सवाल है और उस सवाल को ध्यान से सोल्व करो भाई, जल्दी से। ट्रांसफॉर्मर की शीतलन विधि क्या है? ये ट्रांसफॉर्मर शीतलन विधि कौन सी है? तेल प्राकृतिक ठंडा, तेल प्राकृतिक मतलब एयर ब्लास्ट, एयर फोर्स है क्या? एयर फोर्स, वाटर फोर्स, वाटर फोर्स कहीं है नहीं, ने कहीं एयर फोर्स दिया है। आपको सिंपल क्या दिया है, टैंक में तेल डाला हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तेल प्राकृतिक ठंडा। जो आप ये तेल काम में लेते हैं, इस तेल का कार्य क्या हुआ? तेल का पहला गुण है शीतलन एवं कुचालक, शीतलन एवं कुचालक होना चाहिए, इस नेचर का होना चाहिए। दूसरा जो तेल का गुण देखते हो, तो तेल हमारे पास 2 प्रकार के होंगे, एक होगा खनिज तेल और दूसरा जो तेल होगा वो होगा हमारे पास सिंथेटिक तेल। तो एक तो खनिज तेल है और दूसरा सिंथेटिक तेल है। सिंथेटिक तेल होता है जो कि महंगा होता है और इसको सुरंग ट्रांसफॉर्मर में काम में लिया जाता है। कहाँ काम में लेते हैं? सुरंग ट्रांसफॉर्मर में इसे काम में लिया जाता है। जबकि जो खनिज तेल होता है, सामान्यतः इसी को सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, सामान्यतः इसी का ही प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक प्रयोग किसका किया जाता है? खनिज तेल का। अब आपको यदि इसमें पूछे कि जो हमारे पास एक खनिज तेल है, इस खनिज तेल का फ्लैश बिंदु कितना है, यानी कि प्रज्वलन बिंदु, प्रज्वलन बिंदु कितना है, तो आप क्या कहेंगे 140 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो हमारे पास हो गया एक तो खनिज तेल और दूसरा कौन सा तेल हो गया? सिंथेटिक तेल। कोई टेंशन नहीं, आराम से देख लो। वो भी बात ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए 40 के पर एम। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? 40 केवी पर एम। बात ठीक है। चलो ओके है। अगला देखो, अगला हमारे पास है 225 नंबर क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? ट्रांसफॉर्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? अधिकतम दक्षता के ताम्र हानि और लोह हानि क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। या आप ये भी कह सकते हैं कि स्थिर हानि अस्थिर हानि के क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। यदि स्थिर हानि अस्थिर हानि के बराबर है तो हमारे पास दक्षता क्या रहेगी? मैक्सिमम, लॉस रहेगा मिनिमम। तो ताम्र हानि लोह हानि के बराबर हो, यही हमारे पास मुख्य गुण होना चाहिए अधिकतम दक्षता के लिए। क्लियर है ना? चलो 30 केवी पर एमएम जो बच्चा बता रहा है कि वो है अनफिल्टर्ड का,
फिल्टर्ड का 40 kV पर mm ही है, ठीक है चंद्रेश। तेल यदि मान लो अनफिल्टर है तो 30 kV पर mm, और यदि फिल्टर है तो 40 kV पर mm होता है। वैसे क्लास में दोनों लिखाता हूँ और दोनों फिल्टर अनफिल्टर लिखा के लिखाता हूँ। चलो अगला देखो नेक्स्ट। अब देखो ट्रांसफॉर्मर में बकोज रिले है। ट्रांसफॉर्मर में बकोज रिले के शीर्ष फ्लोट स्थित स्विच का कार्य क्या है, बताइए। ट्रांसफॉर्मर में बकोज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या है। बकोज रिले में हमारे पास दो होते हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट बने होते हैं मरकरी के, वो फ्लोटिंग करते हैं। तो उसके फ्लोटिंग होने का कारण क्या है, जल्दी से बताइए भाई। अरे साइंस जी के आ जाएगी भाई, जब यहाँ ऑफलाइन पढ़ेंगे तो उसके बाद आपके आ जाएगी दूसरे वाले बैचों में। श्रद्धा पढ़ाई में रखो, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का ये सर्वोत्तम मार्ग है। दीपेश पाटीदार बहुत शानदार दीपेश, सही बात है। बताओ भाई जल्दी से। नमी की उपस्थिति में सक्रिय करें, नमी की उपस्थिति में बकोज रिले थोड़ी काम आएगा। ओवरलोड की स्थिति में खुले परिपथ या उच्च तापमान, तो बताइए कब होगा। कई बच्चे बी दे रहे, कई डी दे रहे हैं। ओवरलोड की स्थिति में होगा भाई फ्लोटिंग पॉइंट। ट्रांसफॉर्मर में जो रिले काम लिया जाता है उसका नाम क्या होता है, बुकोलाइज रिले। और ये हमारे पास क्या होता है, अति भार। अति भार पर काम लिया जाता है। किस प्रकार का होता है, गैस दाबित रिले। किस प्रकार का रिले है, तो आप क्या कहेंगे, गैस दाबित रिले होता है। गैस दाबित रिले होता है। क्लियर है, कोई चिंता नहीं। चलो बढ़िया, अगला देखें नेक्स्ट। वर्तमान ट्रांसफॉर्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है। वर्तमान ट्रांसफॉर्मर का कोर, अरे वर्तमान कहां से आया, मैं सोचा क्या है, करंट है, धारा करो। धारा ट्रांसफॉर्मर कोर कम प्रतिघात कम कोर हानि क्यों कर रहा है, ये बताइए भाई। करंट ट्रांसफॉर्मर यानी कि सीटी, सीटी का कार्य क्या होता है, उच्च धारा का मापन। उच्च धारा का मापन करने के लिए किसको काम लेते हैं, सीटी को। कौन से क्रम में संयोजित होती है, तो आप क्या कहेंगे, ये श्रेणी क्रम में संयोजित है। कौन से क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। और तीसरी सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात, जो सीटी है, करंट ट्रांसफॉर्मर है, इसकी जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग खुली नहीं रखनी चाहिए। तो उसको हम क्या रखते हैं, शॉर्ट सर्किट रखते हैं। और इसका कार्य क्या होगा, उस धारा को अपना कौन से क्रम में संयोजित करते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। और इस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर काम में लेते हैं। ये तो होगी मोटी मोटी बात है इसकी। अब बात है कि इस कोर में, कोर ऐसा काम ले लो जिसका प्रतिघात कम है, यानी कि एक्सएल क्या उसका कम है, और कोर हानि भी क्या हो रही है, उसमें कम हो रही है। तो इसका कारण क्या है, बोझ को कम करने के लिए, निरंतर निर्गत बनाए रखने के लिए, उच्च स्थिर ढाल को रोकने के लिए, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। कम प्रतिघात और कम कोर हानि का फायदा क्या होगा, बताइए भाई। डी ऑप्शन, उच्च स्थिर ढाल, हाई स्टैटिक शील्ड नहीं, ताकि रीडिंग में प्रॉब्लम कम आए, इसके लिए रखते हैं। टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग, करंट ट्रांसफॉर्मर का मान है उस धारा को मापना, तो उसकी रीडिंग लेते हैं, तो उसमें कोई त्रुटि नहीं आए, इसलिए इसको कार्य इस प्रकार करते हैं। ये बोझ का कार्य करते नहीं, इसका कार्य धारा को मापना ही है केवल। सर जी मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, सर जी इधर भर्ती है, मेरा ऑपरेशन हुआ सर, कोटा। क्यों कोटा, एमबीएस हॉस्पिटल, ओहो सो सैड। भगवान आपको जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे और आप जल्दी स्वस्थ होके अपने स्ट्रेक पे आए
और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और तो क्या है भाई, आप मेहनत करना और ईश्वर से प्रार्थना करना, जल्दी तैयार हो जाओगे। उसके बाद मेहनत करना दबा के, ताकि जो बच्चे आपसे आगे जा चुके हैं उनको वापस आप कवर कर सको। क्लियर है ना? चलो अगला नेक्स्ट, विभव ट्रांसफॉर्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है? विभव ट्रांसफॉर्मर उसके पढ़ने में त्रुटि कैसे कम होती है? पटलित कोर का उपयोग करके लंबा चुंबकीय पाथ, उच्च प्रवाह घनत्व सामग्री का या अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करें। प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी कोर मटेरियल, अच्छी क्वालिटी की कोर मटेरियल प्रयोग करने से हमारे पास विभव यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर के अंदर पड़ने की त्रुटि नहीं आएगी। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर आप जानते हो इसका कार्य क्या हो गया भाई? विभव को मापना है। इसका कार्य क्या हो गया? विभव को मापना। ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है भाई? तो आप कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। कौन सा होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। क्लियर? चलो अगला है 229 नंबर। उसको देखो ध्यान से। ओव लोड टेप बदलने का ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? ओव लोड टेप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? बताइए जल्दी से, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। जीवन नहीं ये मंजिलों को दौड़े, जीने से निबली पड़े से मची एक होड़ है। ये क्या है भाई? कौन है? कौन है पटेल? कौन पूजा? क्या इसमें लड़ाई झगड़ा चल रहा है? हाँ जी, कर दिया लड़ाई झगड़ा शांत। चलो ओके ओके ओके। बताइए ओव लोड टेप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? ओव लोड टेप बदलने से पहले, ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? उदासीन बिंदु से टेपिंग को भी संयोजित करने के लिए, डायवर्टर के चलते संपर्क को भी संयोजित करने के लिए, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। बिल्कुल इसलिए ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? कि संपर्क बिंदुओं पर ज्यादा स्पार्किंग नहीं हो। तो ओव लोड टेप बदलने के ऑपरेशन से पहले क्या करते हैं? लोड को काट देते हैं, उसके बाद टेप बदलते हैं। यदि लोड के जुड़े हुए रहने के साथ साथ टेप बदलेंगे तो स्पार्किंग बहुत ज्यादा होगी। तो स्पार्किंग ज्यादा ना हो इसलिए ये कार्य किया जाता है, इसलिए ये कार्य किया जाता है। ठीक है, अगला आपका 230 नंबर क्वेश्चन। इसका तो क्या आंसर बताऊं? आप जानते हैं पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम बताइए। ये जो भाग है इसमें क्या है? ये जो ट्रांसफार्मर टेक में दो कॉन्टैक्ट मरकरी पड़ा, एक ये रहा, एक ये रहा, यहाँ पर इसका संयोजन रह जाता है। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया भाई? बकोज रिले का। ये कौन सा है? बकोज रिले। तो ये बकोज रिले का है आपके पास। करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? बकोज रिले, डी ऑप्शन। दिख रहा है ना भाई? क्लियर? के पट्टी आ गई इसके नीचे, ये ढका हुआ है। ये पूछ मेरे को दिख रहा है कि हाँ पट्टी इसके नीचे है, हाँ ढका हुआ है, हाँ ये सारे यहाँ कैसे है? ऐसे क्यों हो? तो ये आ गया हमारे पास बकोज रिले। ओके, सर हम कल 170 किलोमीटर चलाकर जयपुर आए थे आपसे मिलने, लेकिन आप मिले नहीं। मैं 2 दिन था जोधपुर, फिर मैं वापस 370 किलोमीटर पे चलाकर जयपुर आ गया हूँ। अब
अब 117 में 3 सूत्र चला के आ गए हूँ, ठीक है। चलो, तो आज हमने वापस शुरू कर दिया है ये डीबी ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन करना, और कल से रेगुलर और ट्रैक आ जाएगा जिसमें बहुत अच्छे से, बहुत आनंद के साथ, जिस प्रकार हमने पहले से पढ़ता रहे उसी आनंद के साथ पढ़ना है। रामबाण बुक सेकंड है, वो जल्दी ही आ जाएगी, आप उसकी चिंता ना करें। आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करें और पढ़ने का ही लक्ष्य है, उसको हासिल करें। वो किताब आते ही आपको ही समर्पित की जाएगी, आप चिंता ना करें। क्लियर है?